बॉन्ड की इस क्लास में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और सभी बच्चों को एक चीज पता है कि हमारे उसके पास ऑर्बिटल जैसी चीज होती थी। एक एस ऑर्बिटल होता था, एक पी ऑर्बिटल होता था, एक डी होता था और एक एफ होता था। इसको हम सबसेल का नाम भी दिए थे, बट इसमें छोटे छोटे बॉक्स भी बनाए थे और इस बॉक्स को क्या बोले थे बताओ? ऑर्बिटल्स बोले थे। कितने बॉक्स बनाए भाई? यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर कितने बॉक्स है? 3 है। और छोटे छोटे डब्बों को क्या बोलते थे? ऑर्बिटल्स बोलते थे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते थे। हर एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था, सॉरी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होता था। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अपोजिट स्पिन में ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, या हम पहले हम लोग 1 by 1 ऐसे लिखते थे और फिर क्या करते थे बताओ? सभी बच्चों को पता है कि ये डी ऑर्बिटल्स में भी, डी जो हमारा सबसेल है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नो डाउट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी यहाँ पे अलग अलग होता है, ये सभी बच्चों को पता है। एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी सीखा था। उस एनर्जी लेवल डायग्राम पे में हमने सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी को भी देखा था। और ऐसा कोई भी 2 ऑर्बिटल्स नहीं जिसकी एनर्जी सेम होती है। हर एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? अलग अलग। पर बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है तो ऑर्बिटल की एनर्जी को सेम होना पड़ता है, तभी बॉन्डिंग की क्या होती है? बन सकता है। या ऑर्बिटल्स क्या होंगे कि एनर्जी कम होने की शुरू होगी। ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो एटम की भी एनर्जी कम होगी। एटम की एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स बन सकता है। ठीक है, कोई भी एटम कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसकी एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स बनती है। ठीक है, इस अप्रोच को ही हमें एक्सप्लोर करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एक एटम क्या होता है? उसमें क्या होगा? अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो क्या होगा भाई हाइड्रोजन एटम में? कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। एक दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होंगे? ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगा बताओ? रिपल्सन करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। बट इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यानी रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा। कौन होगा रिपल्सिव फोर्स? इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के बीच, इसका इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या लगेगा बताओ? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों क्या है? नेगेटिव है। बट इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। अब बताओ, अगर H2 मॉलिक्यूल्स बनता है तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है भाई। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता तो बनेगा ही नहीं भाई। भाई जरूर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स में क्या है? इस इलेक्ट्रॉन्स का इसके न्यूक्लियस के साथ और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स से और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स। ये सब बात लुईस ने नहीं बताया। अब मान लो कि दोनों मॉलिक्यूल्स पास आने लगे, यहां क्या रखा कि हमारी अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ज्यादा है। और रिपल्सिव फोर्स क्या है बताओ? रिपल्सिव फोर्स क्या है? रिपल्सिव फोर्स कम है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बनेगा भाई? बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के क्या आएगा? पास आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? ये वाला हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स के क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर कर करके क्या कर देगा बताओ? बॉन्ड बना लेगा। इस न्यूक्लियस आएगा तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस ये कितनी पास आएगा?
इसका कितना बाउंड लेंथ होगा, इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी चाहिए, ये सब का दिया क्या, इसका शेप क्या होगा, शेप के बारे में किसने बता दिया, VSPR थ्योरी। इसकी बाउंड लेंथ क्या होगी, इसकी कितनी एनर्जी दी जाए ताकि ये क्या हो जाए, टूट जाए, इन सबों के बारे में कौन नहीं बताया, लुईस ने नहीं बताया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट इसके ज्योमेट्री के बारे में किसने बता दिया, बताओ, VSPR थ्योरी ने ज्योमेट्री के बारे में तो बता दिया, बट कुछ बात अभी भी नहीं पता चल सका, जैसे हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, बाउंड लेंथ क्या होगा, कितना पास ये न्यूक्लियस आ सकता है, इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सब चीज निकाल पाना, बता पाना लुईस के लिए संभव नहीं था। तब कौन सा कॉन्सेप्ट आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। एक और कॉन्सेप्ट आया, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया और एक हो गया MO थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल, जो इंट्रोड्यूस हुआ VB थ्योरी और MO थ्योरी। अब इस VB थ्योरी को समझते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हमने बताया कि एटम के पास क्या होते हैं, बताओ, ऑर्बिटल्स होते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एटम के पास ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम पूछेंगे एटम के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो तुम बोलोगे sp_d_f, ठीक है। इस बात को हम सब बच्चे जानते भी है, हम इस कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। सपोज कर लो कि हम चीजों को ओवरलैप कराते हैं, मान लो ये वाला फिंगर इस फिंगर को कहेंगे ऐसे लगा दिया, क्या ओवरलैप हुआ, हाँ सर ओवरलैप तो हुआ, बट ये ओवरलैप जो है ना सर बहुत कम ओवरलैप हुआ, बट ओवरलैप तो सर ये ओवरलैप हुआ, ये तो सिर्फ टच हुआ। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ऐसे ओवरलैप कर सकता है। बताओ ये टाइट ओवरलैप है कि लूज ओवरलैप है, टाइट ओवरलैप। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ऐसे भी, ये आया इस ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप करके, थोड़ा सा ओवरलैप करके, बताओ दोनों में कौन सा ओवरलैप टाइट ओवरलैप, पहले वाला ज्यादा टाइट ओवरलैप। आपने ऐसे ओवरलैप किया और किसी ने क्या किया, सिर्फ ऐसे ओवरलैप किया। ये वाला ओवरलैप क्या है, कमजोर ओवरलैप है, ये वाला ओवरलैप क्या है, टाइट ओवरलैप। तो एक हमें ओवरलैप के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने क्या बताया तुम सभी बच्चों को, यहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इसकी एनर्जी क्या होती है, बताओ, अलग अलग होती है। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। अब सबकी एनर्जी अलग अलग होती है तो कहता है कि तब बॉन्डिंग के लायक नहीं है वो एटम। मान लो कि ये बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, ये बायो पढ़ना चाहता है, ये हिस्ट्री पढ़ना चाहती है, और तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो। क्या इस प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। तो सभी बच्चों को क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन एनर्जी स्टेट पे आना पड़ेगा, एक कॉमन टॉपिक को आना पड़ेगा और उस टीचर के पास जाना पड़ेगा जो उस टीचर उस चीज को पढ़ा सके। तुम सभी बच्चे हमारे साथ अगर ज्वाइन करोगे तुम कहोगे सर जी हम मैथ पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि कुछ अकाउंट्स के भी बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे क्या बैठे हुए हैं, साइंस के बच्चे बैठे हुए हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट क्या है, बताओ, कॉमन एनर्जी लेवल क्या है, मैथ्स है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो हम मैथ पढ़ा सकते हैं। तो ये जो हाइब्रिड स्टेज है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करे, तुमने उसको कन्विंस किया, वो तुमको कन्विंस किया कि भाई फिजिक्स छोड़ दो तो मैथ पढ़ ले, ये सब जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में एक इक्विवेलेंट एनर्जी स्टेट बना है, उस एनर्जी स्टेट को हम बोलेंगे हाइब्रिड स्टेट। उस हाइब्रिड स्टेज पे जब एटम पहुंचेगा तो जितने भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगा, और सबकी एनर्जी सेम होगी तो बॉन्डिंग हो सकती है, बातें अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक हमारे पास कौन होगा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इसका कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। सुपरपोजिशन कहने का मतलब होता है ओवरलैप का एक दूसरा रूप है। जब हम क्वांटम थ्योरी को समझेंगे तो एक सुपरपोजिशन थ्योरी होती है, जिस सुपरपोजिशन थ्योरी में चीजें क्या होती है, एक पॉजिटिव ओवरलैप होती है और एक नेगेटिव हो जाती है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और एक बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना होगा, इसको हम समझाएंगे। तो ये सारे बातों को अगर हम समझेंगे तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। तो लिख लो इट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नीचे लिख लो इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिख लेना इसको। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी सी रुक जाओ। अब हम लोग क्या कहा कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ाया, बताओ बताओ,
यहां पर दो एटम था, ये न्यूक्लियस था हाइड्रोजन का, ये दूसरा न्यूक्लियस था हाइड्रोजन का, नहीं था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच कौन सा फोर्स लगा बताओ? रिपल्सिव फोर्स लगा। इसके इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सिव फोर्स लगा। बट इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स लगा? अट्रैक्टिव। चलो अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रीन सिग्नल बना देते हैं, बना दो, हमारे पास कलरफुल है। इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ बताओ? फोर्स लगा। ये हमारा ग्रीन वाला कौन हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स। इसका न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? खींच लिया। रिपल्सिव फोर्स कौन कौन बना? बोलो रिपल्सिव फोर्स कौन कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच ये पीला वाला लाइन क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी क्या है बताओ? रिपल्सिव फोर्स। और अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्टिव फोर्स है। सपोज कर लो ये ग्रीन वाली लाइन का अट्रैक्टिव फोर्स की ये वाली लाइन बड़ी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। और रिपल्सिव फोर्स जो हमारा क्या है? रेड वाला लाइन है, रेड वाला मैग्नीट्यूड बताता है। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम कहेंगे हमारा रिपल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसी बात को हाइड्रोजन के साथ हम लोगों ने समझाने का थोड़ा सा लिखा है यहां पर। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 when two atom come near to forms molecules, new attractive और repulsive force form। बताओ न्यूक्लियस ए के साथ न्यूक्लियस ए का क्या बना बताओ? रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियस बी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ए के साथ इलेक्ट्रॉन्स बी का क्या हो गया बताओ? रिपल्सिव। ठीक है, न्यूक्लियस ए के साथ अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स, इसके साथ अट्रैक्टिव। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स। पता कि यहां पर एक और चर्चा किया गया अट्रैक्टिव फोर्स का। किसका अट्रैक्टिव फोर्स? न्यूक्लियस किसका बताओ? ए का। इलेक्ट्रॉन्स किसका बताओ? ए का। इसके बीच भी क्या लगेगा बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स। इस पर कौन सा चार्ज है बताओ? निगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव। ये भी अट्रैक्टिव हो गया। और अट्रैक्टिव फोर्स कौन होगा? न्यूक्लियस बी का इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ क्या होगा? अट्रैक्टिव। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर अट्रैक्टिव फोर्स कौन होगा? न्यूक्लियस ए का और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बी का। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। न्यूक्लियस बी का और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बताओ? ए का। ये सारे के सारे क्या है बताओ? अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं है? रिपल्सिव फोर्स कौन कौन होगा बताओ? ये रिपल्सिव फोर्स होगा, यहां लिखा हुआ है रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स क्या? इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन बी के साथ रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस ए का न्यूक्लियस बी के साथ क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स क्या है? कम है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा भाई? मोलेकुल्स क्या होगा? पास आएगा कि दूर आएगा? पास आएगा। बताओ ये एटम अभी दूर है कि पास है? दूर है। यहां पर देखो दूर है। अब क्या हुआ बताओ? पास आएगा। बताओ ये जो है ना, ये जो हमारी ग्राफ बनी है वो इस तरीके से समझो। सभी बच्चे समझो इस ग्राफ को। ये ग्राफ ऐसे बना है। इस एनर्जी को हम लोग जीरो एनर्जी बोलते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये क्या बताओ? नेगेटिव एनर्जी। देखो दुनिया में जितनी भी चीजें अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेटेड है उस चीजों का एनर्जी नेगेटिव होता है। क्या बोला मैं? दुनिया की जितनी भी चीजें अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेटेड होता है, जुड़ा होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है? अट्रैक्ट है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस से कौन अट्रैक्ट है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट है तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है बताओ? नेगेटिव होती है। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स से कोई चीज जुड़ा हुआ है, बताओ तुम किसी चीज के अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हो तो तुम्हारी भी एनर्जी क्या है बताओ? नेगेटिव है। हमारा अर्थ किससे जुड़ा हुआ है बताओ? सन से। तो हमारी अर्थ की भी एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी अगर यहां पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो एटम की बॉन्डिंग होना चाह रहा है एटम, तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
ये दोनों एटम अट्रैक्ट होना चाह रहा है कि रिपेल होना चाह रहा है? अट्रैक्ट होना चाह रहा है। तो बताओ इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अरे अट्रैक्ट होना चाह रहा है, इसकी एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी? निगेटिव होगी। कोई भी चीज अट्रैक्ट होना चाह रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? निगेटिव होती है। और ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, कम अट्रैक्ट हुआ कि ज्यादा अट्रैक्ट हुआ? ये वाला एटम दूसरे एटम को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों क्या होगा? इसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। अब क्या किया? ये वाला एटम दूसरे एटम के साथ बाउंडिंग कर लिया, इसकी एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा कम होगी। इसमें इस जगह ये कितनी एनर्जी है? निगेटिव नहीं है, ये जीरो एनर्जी है। जीरो से कितनी एनर्जी निगेटिव हो गई? इतनी एनर्जी निगेटिव हो गई। जैसे जैसे मोलिकुल्स पास आएगा वैसे वैसे मोलिकुल्स अपनी एनर्जी को क्या करेगा? कम करेगा, निगेटिव करेगा। यहां पर कितना था? मान लो यहां जीरो है, यहां पर कितना हो गया भाई? माइनस का 214 हो गया। तो बताओ जीरो से 14 हो गया तो एनर्जी तो कम हुआ भाई ना, निगेटिव एनर्जी हुआ ना। तो नेगेटिव जब हुआ इस जगह पर, जब हुआ तो ये जगह पर हमारा मोलिकुल्स बन गया। एटम ने दूसरे एटम को क्या कर लिया? चिपका लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करो? इसको एनर्जी दो। जैसे इसको एनर्जी कहीं बाहर से तुम दोगे क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ये वाला जी चीज अब बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा? इसकी एनर्जी अब जीरो हो गया। अब जितनी इतनी एनर्जी दोगे और जैसे ही इसके आगे थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे हमारा एटम क्या होगा? अलग अलग होगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिसोसिएट होगा। फिर से समझो, क्या बॉन्ड बना? नहीं सर, बॉन्ड बनने के लिए पास आया, एनर्जी क्या बना? निगेटिव हुआ सर, जीरो के पास है सर। अब धीरे धीरे बॉन्ड बनने के लिए पास आ रहा है तो तुम क्या बोलोगे? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, रिपल्सिव फोर्स कम हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स जैसे ही ज्यादा है तो क्या हो गया? हमारी एनर्जी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। जब सबसे ज्यादा कम हो गई तो कहें हम इस पोजीशन पे हमारे एटम ने क्या कर लिया? बताओ, दो एटम ने बॉन्ड बना लिया। मान लो यहां पर जीरो एनर्जी था, कितने पर बॉन्ड बना? -214, यानी जीरो से -214 पर गया, यानी -214 एनर्जी बाहर गया, तभी तो निगेटिव हुआ। हम कहेंगे तुम जीरो से -5 पे चले गए, क्या मतलब हो गया? 5 एनर्जी आपने क्या कर दिया? दे दिया, तभी तो -5 पे गए। तो -214 पे जाने का मतलब है सिस्टम ने एनर्जी क्या कर दिया? लूज कर दिया। यहां भी ग्राफ वही है। इस ग्राउंड पे शायद यहां पर ग्राफ 400 क्या लिखा हुआ है? 35.8 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंथैल्पी। तो इतनी बॉन्ड, जब ये मॉलिक्यूल्स इतना एनर्जी कम कर लिया, कितनी एनर्जी कम की? यहां से इतनी एनर्जी कम, कितनी वैल्यू दी हुई है? माइनस का 400 क्या? 35.8 किलो जूल मोल इनवर्स। ये एनर्जी अगर हमारा हाइड्रोजन लूज करेगा, हाइड्रोजन के एटम, तो सभी हाइड्रोजन के एटम्स क्या होंगे? आपस में H2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब फिर से एनर्जी देना शुरू करो, ये एनर्जी क्या होगा? लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, जीरो। बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, अब वो जो मोलिक्यूल्स था यहां पर क्या था भाई? H2 था, बट यहां पर क्या हो गया? H और H क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों H क्या हो गए? अलग हो गए। तो हम कहेंगे बॉन्ड टूट गया। बताओ कितनी एनर्जी दी है? प्लस में कितनी एनर्जी दी है? 435.8 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल मोलिक्यूल्स को अगर इतनी एनर्जी दे देंगे, प्लस में ऐड कर देंगे इसमें, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ, जीरो हो जाएगी, हमारी बॉन्ड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। तो तुम क्या निकाल पाए? बॉन्ड लेंथ भी निकाल लोगे, बॉन्ड एनर्जी भी निकाल लोगे, मोलिक्यूल्स कैसे बन गया, क्यों बन गया। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई? ज्यादा हो गई, रिपल्सिव फोर्स क्या हो गई? कम हो गई, तो बॉन्ड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो क्या क्या सीख गया हम लोग कि यहाँ पर H2 के फॉर्मेशन के लिए कुछ अट्रैक्टिव, कुछ रिस्पॉन्सिबल, रिपल्सिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और ये रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या करता है भाई? कि हमारी एनर्जी को क्या करता है? कम करता है। एक ऐसे स्टेट पे जाता है जहां पे एनर्जी क्या होता है? सबसे कम हो जाता है, माइनस का 435, और ये एनर्जी रिलीज करती है हमारे एटम्स और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे छोटे सी बात, अब क्या हुआ पढ़ेंगे।
द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स, एज ए रिजल्ट टू एटम अप्रोच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज कर रही है, माइनस में जा रही है। फाइनली स्टेट कम वेयर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन, सबसे कम एनर्जी ऑब्टेन कर लिया सिस्टम, उस जगह पर बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्म। अब क्या हुआ, अभी जो हमने एग्जांपल दिया उसमें एटम की पहली एनर्जी कितनी थी, 0 थी, बाद में कितनी 438 या 35.8 किलो जूल मोल इनवर्स हो गया। कहने का मतलब हमारा ये जो दो एटम था ये अब क्या बन गया बताओ, मॉलिक्यूल बन गया। अब इतनी एनर्जी इसने लूज किया, एनर्जी गेट रिलीज व्हेन बॉन्ड इज क्या फॉर्म, जैसे ही बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगा। अब इतना ही एनर्जी इसको प्लस कर दोगे, यानी 435.8 जूल एनर्जी क्या कर दोगे, दे दोगे मोल इनवर्स को, एक मोल सब्सटेंस को, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड, इतनी ही एनर्जी फिर देना पड़ेगा जितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से आप एनर्जी का, फॉर्मेशन की एनर्जी और डिसोसिएशन की एनर्जी के बारे में पता लगा सकते इस कॉन्सेप्ट के। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, ओवरलैप कॉन्सेप्ट फिर हम पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको लिखेंगे सही बच्चे इस बात को, ठीक है।